ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, दिस टॉपिक, ये जो टॉपिक है ये मत भूलना कि ये टॉपिक हम लोग फंक्शनिंग ऑफ अ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के अंडर कर रहे हैं, फंक्शनिंग ऑफ अ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के अंडर कर रहे हैं। जिनका कमर्शियल एप्लीकेशन बुक है, तुम्हारा चैप्टर का नाम होगा फंक्शनिंग ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका कमर्शियल एप्लीकेशन है, और उसके अंडर में ये एक टॉपिक है। और जिनका कमर्शियल स्टडीज है आप लोगों के लिए अलग सा एक चैप्टर है जिसका नाम है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। ठीक है, सो कमिंग बैक टू फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड, एक हम लोग जो अभी टॉपिक पे डील कर रहे हैं वो है कि एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन चलता कैसे है, ऑपरेट कैसे करता है, फंक्शन कैसे करता है। तो हम लोग डिस्कस किया एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दो, ताकि हर डिपार्टमेंट का अपना एक रोल होगा, फंक्शन होगा, हर डिपार्टमेंट अपना काम करेगा, राइट, तब जाकर के ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेटिकली चलेगा। जैसे एक अगर फुटबॉल मैच ले लें हम लोग, एक फुटबॉल टीम का बात अगर हम लोग करते हैं, तो जिस तरह से फुटबॉल टीम में 11 प्लेयर जो होते हैं, 11 का 11 प्लेयर का अलग अलग भूमिका होता है, अलग अलग रोल होता है कि नहीं होता है? हाँ, अगर एक क्रिकेट टीम का बात हम करें तो क्रिकेट टीम में भी 11 प्लेयर का अलग अलग एक फील्डिंग डिपार्टमेंट है, तो बॉलिंग डिपार्टमेंट है, बॉलर्स का काम है बॉलिंग पे फोकस करना, बैटिंग डिपार्टमेंट जो बैट्समैन होते हैं, जो स्पेशलिस्ट होते हैं बैटिंग के लिए, एक फील्डिंग डिपार्टमेंट होता है। उसी तरह से फुटबॉल में भी एक गोलकीपर होता है, उसका अपना डिपार्टमेंट, उसका गोल पोस्ट है, डिफेंस होते हैं, सेंटर फॉरवर्ड होते हैं, विंग्स होते हैं, अलग अलग। उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन को भी छोटे छोटे डिपार्टमेंट में बांटा गया है, ताकि हर डिपार्टमेंट अपना काम करेगा, और उसमें से एक डिपार्टमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है जिसका नाम है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। अगर हम लोग इस टर्म को समझने का कोशिश करें ह्यूमन रिसोर्स, तो इमेज से आपको पता चल रहा होगा ह्यूमन। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन, बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल द ह्यूमन बीइंग्स व्हिच आर वर्किंग in a commercial organization. So we are working in a commercial organization. अब इस चीज को समझना, ह्यूमन मतलब हमको समझ में आ गया ह्यूमन बीइंग, और रिसोर्स का मतलब क्या होता है। रिसोर्स जिसे हम लोग हिंदी में संसाधन के नाम से जानते हैं, मतलब रिसोर्स वो चीज होते हैं जो हमें प्रोडक्शन करने में, किसी चीज का प्रोडक्शन करने में, गुड्स या सर्विसेज का प्रोडक्शन करने में हमें मदद करता है, वो हमारा रिसोर्स है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम जो तुमको खड़ा होकर के पढ़ा रहे हैं, राइट, सो पढ़ाने के लिए हमको रिसोर्स की जरूरत है। जैसे मेरे लिए ये बोर्ड, ये इंटरैक्टिव पैनल, ये मेरे लिए पढ़ाने का रिसोर्स है, ये मेरा टीचिंग रिसोर्स है, करेक्ट। द कैमरा एंड द सिस्टम थ्रू विच आई एम गिविंग द लाइव क्लासेस, सो लाइव क्लास कंडक्ट करने के लिए मेरा ये रिसोर्स है। द बेंचेस जिस पे आप बैठे हुए हैं, राइट, ये भी मेरे लिए रिसोर्स है। जो क्लासरूम में हम क्लास करवा रहे हैं, ये क्लासरूम भी मेरे लिए रिसोर्स है। जो बुक्स, किताबें को जो बुक्स, जो नोट्स को मैं रेफर करता हूं, वो बुक्स मेरे लिए रिसोर्स है। तो उसी तरह से किसी भी चीज को बनाने के लिए आपको रिसोर्स का जरूरत पड़ता है। रिसोर्स का मतलब समझ में आ गया, ठीक। तो यहां पे ह्यूमन रिसोर्स का मतलब क्या हुआ? ह्यूमन रिसोर्स का मतलब हुआ कि ह्यूमन बीइंग भी एक रिसोर्स है, और ये सबसे बड़ा और सबसे
इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है, याद रखना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। अब जिस तरह से, छोटा सा एग्जांपल, अभी मेरे पास इतने सारे रिसोर्स है, ये टीवी है, कैमरा है, ये लैपटॉप है, फर्नीचर्स है, अलग अलग रिसोर्सेस है जो मेरे को क्लासेस कंडक्ट करने में मदद करता है। यस और नो? करेक्ट, करेक्ट। अब मेरा ये कर्तव्य होता है कि मैं सारे रिसोर्सेस का ध्यान रखूं, इस टीवी का मेंटेनेंस करूं, हाँ या ना, इस बोर्ड का मेंटेनेंस करो, ये कैमरा, लैपटॉप, हमारा जो मोबाइल ऐप है, इस सब का मेंटेनेंस होता है, इसका देख रेख होता है कि इसको कभी भी कोई प्रॉब्लम आए, राइट, तो उसका प्रॉब्लम का समाधान होना चाहिए। आपका घर में भी बहुत सारे एसेट्स है, टीवी है, फ्रिज है, फर्नीचर्स है, मम्मी पापा उसका ध्यान रखते हैं, समय समय से उसका ध्यान मेंटेनेंस होता है, क्यों? ताकि वो लंबे समय तक चले। बस बच्चा, उसी तरह से याद रखना, ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन बीइंग्स बहुत बड़ा रिसोर्स है। जिस तरह से हम लोग बाकी सारे अपने रिसोर्सेस का ध्यान रखते हैं, उसी तरह से हमें अपने ह्यूमन बीइंग्स, जो ह्यूमन रिसोर्स है, हमें उनका भी क्या करना है? ध्यान रखना है। क्या रखना है? ध्यान रखना है। और पूरा ह्यूमन रिसोर्स का ध्यान रखने के लिए, और एक ऑर्गेनाइजेशन में जो ह्यूमन बीइंग्स काम कर रहे हैं, उनका पूरा देख रेख करने के लिए एक अलग सा डिपार्टमेंट बनाया जाता है, या एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया गया है, जिसका नाम है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। Am I clear? Have I made sense? Right? So as I said, since human beings are also treated as a resource, so therefore it becomes important to have a separate department, एक separate department altogether बनेगा। किस लिए? ऑर्गेनाइजेशन में जो ह्यूमन बीइंग्स काम कर रहे हैं, उनसे रिलेटेड किसी भी जरूरत, किसी भी प्रॉब्लम, उनसे रिलेटेड कुछ भी फंक्शन होगा, वो एक अलग डिपार्टमेंट देखेगा। क्योंकि ह्यूमन बीइंग इतना इंपॉर्टेंट है, जो देखो ऑर्गेनाइजेशन में बड़ा से बड़ा, आज ये इंटरैक्टिव बोर्ड है, लेकिन अगर जो टीचर इस बोर्ड का इस्तेमाल कर रहा है, अगर वो सुस्त है, वो एक्टिव नहीं है, तो ये एक्टिव बोर्ड लेके कुछ फायदा नहीं होगा। जो टीचर इस बोर्ड पे यूज कर रहा है, पढ़ा रहा है, अगर वो स्मार्ट नहीं है, तो ये स्मार्ट बोर्ड लेकर के फायदा नहीं होगा। स्मार्ट मतलब नॉट इन द स्मार्ट इन द वे ऑफ लुक्स, बट स्मार्ट इन यूजिंग दिस बोर्ड। इसलिए बड़ा से बड़ा टेक्नोलॉजी लगा लो, अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स टैलेंटेड, स्किलफुल, बढ़िया नहीं है, अगर आपके पास गुड क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स नहीं है, तो ऑर्गेनाइजेशन को चलाना मुश्किल हो जाता, ऑर्गेनाइजेशन टर्बुलेंस में रहेगा, ठीक से चलेगा नहीं। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि ये ह्यूमन रिसोर्स इतना बड़ा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, इसका देख रेख करने के लिए अलग सा एक क्या बना दिया गया है? डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट क्या करता है? इट परफॉर्म्स ऑल द टास्क, जो भी काम, whatever task you can imagine, whatever tasks you can imagine which are related to whom? Human beings working in the organization, it will be taken care and performed by ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। और इसका एक हेड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, HR मैनेजर बोलते हैं हम लोग, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कॉर्पोरेट्स में HR बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स। कैन आई प्रोसीड नाउ? समझ में आ गया? इंट्रोडक्शन समझ में आ गया? आगे बढ़ते हुए अब हम लोग आते हैं कि एक ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। कुल मिला के 8 फंक्शंस होते हैं जो एक ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को क्या करना पड़ता है? परफॉर्म करना पड़ता है। टोटल कितना डिपार्टमेंट परफॉर्म करना पड़ता है? कितना फंक्शंस? 8 फंक्शंस है टोटल। तो अभी हम लोग आठों फंक्शंस को एक एक करके हम लोग अभी एक एक फंक्शंस को देखेंगे। ओके, सबसे पहला फंक्शन है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। नाउ व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग? I'll tell you.
से फॉर एग्जाम्पल आप एक घर कंस्ट्रक्ट करते हो, करना है आपको, you want to build a house. So when you want to build a house, you know to build a house, you will require raw materials, sand, cement, chipstones, rods, correct? And you need the laborers, the worker. तो जब आप ये घर को बनाने का प्लानिंग करोगे और जब आप एस्टिमेशन करोगे तो आप एक प्लानिंग करोगे कि जो घर मैं सोच रहा हूं बनाने के लिए, ऐसा घर बनाने के लिए हमको कितना लोगों का जरूरत पड़ेगा. दैट इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. वन मोर एग्जांपल, से फॉर एग्जांपल जॉर्ज एकेडमी इज कमिंग अप विद अ न्यू ब्रांच. एक नया सेंटर जॉर्ज एकेडमी खोल रहा है. हम लास्ट क्लास भी ये चीज बताया था. अब जॉर्ज एकेडमी एक नया सेंटर खोल रहा है, तो चलो बैंगलोर में ही खोल लेते हैं, आभा का जगह में. सो बैंगलोर में अगर आभा मदद करेगी तो हम लोग वहां पे एक सेंटर खोल लेंगे. तो बैंगलोर में हम लोग वहां पे एक सेंटर खोल रहे हैं. तो जब हम सेंटर खोलेंगे ना, तो हम क्या प्लान करेंगे? सबसे पहला चीज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. मतलब बैंगलोर में सेंटर चलाने के लिए, इस सेंटर को रन करने के लिए हमको कितना लोगों की जरूरत है. दैट इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. सो से फॉर एग्जांपल वो कैसे डिसाइड होगा? तो फर्स्ट आई विल थिंक कि बैंगलोर में हम लोग उस सेंटर में कौन कौन सा सब्जेक्ट पे ट्यूशंस ऑफर करेंगे, कौन से क्लासेस. तो हम लोग क्लासेस डिसाइड करेंगे, सब्जेक्ट्स डिसाइड करेंगे. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और उसके आधार पे हम लोग डिसाइड करेंगे कि कितने सारे टीचर्स चाहिए. तो मैथ्स के टीचर चाहिए, कॉमर्स के चाहिए, साइंस के चाहिए. समझ में आ रहा है? उसके बाद एक रिसेप्शनिस्ट चाहिए, एक टेलीकॉलर चाहिए, एक स्वीपर चाहिए, एक मैनेजर चाहिए. तो एक ऑर्गेनाइजेशन को एक कोचिंग सेंटर चलाने के लिए बैंगलोर जैसा शहर में डिपेंडिंग अपॉन हम जो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, उस सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए, उस सेंटर को रन करने के लिए हमको कितना लोगों का क्या क्या कहां क्या क्या काम है, हमको क्या क्या काम करवाना है, उस सेंटर में हमको क्या क्या जॉब परफॉर्म करना है, क्या क्या सब्जेक्ट्स है. उसके अलावा एक मार्केटिंग टीम होगा, राइट? तो अलग अलग काम क्या क्या, उसके आधार पे हम पूरा प्लान करते हैं कि हमको कितना, उस हिसाब से मेरा ह्यूमन रिसोर्स प्लान होगा. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और ये काम कौन करता है? HR डिपार्टमेंट. समझ में आया? तो HR डिपार्टमेंट का पहला काम समझ में आ गया, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. समझ में आ गया? थैंक यू आभा फॉर योर सपोर्ट. सो आभा समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? पहला क्या है? सेकंड आता है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन. सेकंड क्या आता है? अब हमने प्लानिंग कर लिया कि बैंगलोर में जो सेंटर खुल रहा है जॉर्ज एकेडमी का, उस सेंटर में हमको मैथ्स पढ़ाने के लिए 2 टीचर, कॉमर्स पढ़ाने के लिए 1 टीचर, साइंस पढ़ाने के लिए 2 टीचर, मैनेजर चाहिए, एक टेलीकॉलर चाहिए, एक साफ सफाई करने के लिए स्वीपर या क्लीनिंग स्टाफ चाहिए, एक. इस तरह से मैंने प्लान आउट कर लिया. अब जब मेरा प्लानिंग हो चुका है कि ये है मेरा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, क्या है ना? अभी मिलता कहाँ है? कोई शॉपिंग मॉल तो है नहीं कि जाएंगे तो बोलेंगे भैया 2 मैथ्स टीचर दे दीजिएगा, भैया 1 साइंस टीचर दे दीजिएगा, आज का उसके साथ साथ एक काम करिए तो टेलीकॉलर भी डाल दीजिए. ऐसा तो होता नहीं है. होगा? नहीं होगा. हमें इन्हें क्या करना होगा? ढूंढना होगा. और ढूंढने से भी ज्यादा इजी होगा कि ऐसा कुछ किया जाए कि इन लोगों को अपने पास बुलाया जाए. क्योंकि अगर हमको 2 मैथ्स टीचर का जरूरत है, तो कम से कम 10 मैथ्स टीचर का तो डेमो लेंगे भाई.
हाँ, 2 पेयर ऑफ जीन्स लड़की लोग खरीदती है तो 200 जीन्स देखती है, हाँ 2 घंटा दुकानदार का माथा खराब करती है, उसके बाद जाकर के 2 पेयर ऑफ जीन्स खरीदती है, करेक्ट। तो उसी तरह अगर हमको 2 मैथ्स टीचर चाहिए तो कम से कम हम 10 मैथ्स टीचर का तो डेमो लेंगे, 1 साइंस टीचर चाहिए तो 5 साइंस टीचर का तो डेमो लेंगे। तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा बेंगलोर शहर में जो भी लोग साइंस, मैथ्स, कॉमर्स, इको पढ़ाने के लिए पोटेंशियल है, मतलब उनके अंदर में काबिलियत है पढ़ाने का, उनके अंदर में रिक्वायर्ड एजुकेशन और स्किल्स है, नॉलेज है, और जो पढ़ाने का इच्छा भी रखते हैं, ऐसे लोगों को जॉर्ज एकेडमी बैंगलोर सेंटर अपने तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। क्योंकि जॉर्ज एकेडमी बैंगलोर में जाकर ढूंढने जाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो हम उन लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। तो जब हम पोटेंशियल कैंडिडेट्स को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के तरफ अट्रैक्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को रिक्रूटमेंट बोला जाता है। सो रिक्रूटमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जहां ऑर्गेनाइजेशन अपने तरफ पोटेंशियल कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करता है। क्यों? ताकि उसमें से हम अपना बेस्ट को क्या कर पाए, सेलेक्ट कर पाए। सो रिक्रूटमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जहां हम लोगों को अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ बुलाते हैं। कैसे बुलाएंगे? पेपर में इश्तिहार दे देंगे, एड डाल देंगे, एड डाल देंगे, समझ में आ रहा है, ऐड डाल देंगे, डिफरेंट साइट्स में ऐड डाल देंगे, होर्डिंग लगवा देंगे, सब कर देंगे, राइट, ताकि प्रचार हो जाए बेंगलोर शहर में कि जॉर्ज एकेडमी बोल के कोचिंग सेंटर आया है और उन्हें ये लोगों का जरूरत है। तो जो अपने आप को इस जगह में फिट पाते हैं वो जॉर्ज एकेडमी में आके क्या करेगा, अप्लाई करेगा। सो उसे कहते हैं रिक्रूटमेंट। और फिर उसमें से हम क्या करेंगे, सिलेक्ट, किसको, जो सुटेबल कैंडिडेट होगा। सो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ये सेकंड स्टेप होता है। पहला ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है बच्चा, पहले तो तेरे को ये जानना पड़ेगा कि कितना मैथ्स टीचर, कितना साइंस टीचर चाहिए। एक बार ये क्लैरिटी होगा तब ना तू रिक्रूटमेंट में जाएगा। सो सेकंड फंक्शन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का जो सेकंड फंक्शन है वो है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। तुम लोग अगर मेरा क्लास को ही ध्यान से सुनोगे, ट्रस्ट में बुक खोलने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ये हम सादा कागज में लिख के दे देते हैं। बुक खोलने का, अगर तुम लोग मेरा क्लास को ध्यान से सुन रहा है तो ये बहुत प्रैक्टिकल चीज है। अभी आपको ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का फंक्शन याद करना है, आप याद करने बैठोगे हाई चांसेस याद नहीं होगा। जो बहुत बड़ा रट्टू है, रट लेता है सब चीज, वो शायद याद कर ले, लेकिन रटने का कार्य वहां बेसी दिन तक चलता नहीं है, उसको समझना है। तो कैसे समझोगे? जो हम एग्जाम्पल अभी तुमको दे रहे हैं इसी को याद करो कि तुम कोई भी एक हाइपोथेटिकल दिमाग में सोचो कि तुम एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, और तुम एक बिजनेस स्टार्ट जब करेगा, तुम एक ऑफिस सेटअप कर रहा है किसी भी शहर में, तो तुम्हारा सबसे पहला कदम क्या होगा? तो तुम्हारा सबसे पहला काम होगा कि उस बिजनेस को चलाने के लिए हमको कौन कौन सा पोस्ट, कौन कौन सा काम करवाना है। हमको अगर एक रेस्टोरेंट खोलना है तो रेस्टोरेंट खोलने के लिए हमको एक शेफ चाहिए, 2 शेफ चाहिए, वेटर चाहिए, मैनेजर चाहिए, कैशियर चाहिए। समझ में आ रहा है? तो जब आप ये सोचते हैं तो आप ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कर रहे हैं। देखो, याद करने का जरूरत नहीं पड़ रहा है। सेकंड, अब ये दिमाग में आ गया कि शेफ चाहिए, फलाना ढिमकाना चाहिए। अब सेकंड होगा ये आएगा कहां से, तो इनको अपने तक लाना है। ये हो जाता है रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन। और एक बार जब तुमने उसको रिक्रूट, शेफ को रिक्रूट, तो तुम उसको क्या करोगे, प्लेसमेंट। जा बेटा, तेरा जगह कहां है, किचन में।
एक बार तुमने मैनेजर को रिक्रूट कर लिया तो तुम बोलेगा जा बेटा तेरा जगह कहाँ है, वहां पे वो चेयर लगाओ, मैनेजर वहीं बैठेगा। तुम उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक स्थान दोगे, उसको प्लेस करोगे, प्लेसमेंट हो गया। सो देखो, पहले प्लानिंग किया कौन कौन चाहिए, फिर रिक्रूटमेंट बुलाया, उसमें से सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या किया, उसको प्लेस कर दिया। प्लेसमेंट के साथ साथ होता है ओरिएंटेशन। अब जब तुमने जिसको सिलेक्ट किया है उसको ऐसे उठा के तो बैठाने दोगे, उसको तुम थोड़ा सा अपना ऑर्गेनाइजेशन के बारे में तो बताओगे। अगर हम कोई मैथ्स टीचर को सिलेक्ट करेंगे तो सिलेक्ट करने के बाद उसको तुरंत तो क्लासरूम में नहीं भेजेंगे, उसको थोड़ा सा एक दिन क्या करेंगे, जॉर्ज एकेडमी के बारे में समझाएंगे, जॉर्ज एकेडमी का काम काज करने का तरीका समझाएंगे, मतलब बेसिकली उसका जॉर्ज एकेडमी से दोस्ती करवाएंगे, जॉर्ज एकेडमी से इंट्रोडक्शन करवाएंगे, ताकि उसको पता रहे कि जॉर्ज एकेडमी में किस सिस्टम से काम होता है। उसको पता होना चाहिए कि उसको प्रॉब्लम होगा तो उसको किसको रिपोर्ट करना है, उसको पता होना चाहिए कि छुट्टी मांगना है तो किससे छुट्टी मांगना है, करेक्ट। तो ये होता है ओरिएंटेशन, ताकि आप कैंडिडेट को अवेयर कर दे, ताकि कैंडिडेट के लिए सब चीज नया ना रहे। आप उसको पहले से ही थोड़ा सा वार्म अप करवा देते हैं और तब उसको आप भेज देते हैं काम पे। तो थर्ड स्टेप, थर्ड फंक्शन जो लोग परफॉर्म होता है वो होता है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। समझ में आया? उसके साथ साथ एचआर डिपार्टमेंट और क्या काम करेगा, इंसान से जुड़ा ट्रेनिंग। जो आज जैसे फॉर एग्जांपल क्या है ट्रेनिंग, आप लोगों का ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का एक फंक्शन जो है ट्रेनिंग और एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट। अगर इस फंक्शन को समझना है तो तुम लोग अपना स्मार्टफोन को पकड़ो और स्मार्टफोन में जो तुम लोगों का समय समय में अपडेट आता है, क्यों आता है, ताकि आपका फोन का सॉफ्टवेयर बराबर चले, करेक्ट, आपके जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो बराबर चले, इसलिए अपडेट आता है ना। तो साला जब एप्लीकेशन को अपडेट चाहिए तो इंसान को अपडेट नहीं चाहिए, हाँ, इसलिए समय समय पे एम्प्लॉइज का भी क्या करवाया जाता है, ट्रेनिंग। किस चीज का, लेटेस्ट चेंजेस क्या। अभी जैसे फॉर एग्जांपल अगर जॉर्ज एकेडमी अपना टीचर्स का ट्रेनिंग कंडक्ट करेगा तो हम किस विषय पे करेंगे, टीचिंग का नया नया तरीका, न्यू एजुकेशनल पॉलिसी जो अभी आ रहा है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उस पे एजुकेशन इंडस्ट्री में क्या चेंजेस आ रहा है, पैटर्न, क्वेश्चन पैटर्न चेंजेस हुआ, इसके बारे में बता। क्यों? ताकि टीचर अपडेटेड रहे और वो बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाए, उसकी एफिशिएंसी अच्छी रहे। उसी तरह से ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट समय समय पे अपने ऑर्गेनाइजेशन को में अपने एम्प्लॉइज के लिए ट्रेनिंग करता है। क्या करता है? ट्रेनिंग कंडक्ट करता है। एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट, अगर किसी एम्प्लॉय को प्रमोशन देना या किसी एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन चाह रहा है कि नहीं इस एम्प्लॉय को ये मेरा फ्यूचर बंदा है, इसको लीडर लेके जाना, इसको लीडर बनाना, इसको मैनेजर बनाना है, तो तुमको उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, ट्रेन। वो हो जाता है एग्जीक्यूटिव। जब तुम किसी को एग्जीक्यूटिव पोस्ट में डाल रहे हो, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में डाल रहे हो, तो उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, ट्रेनिंग। तो ये सब भी किसका काम है, किसका काम है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का। नेक्स्ट होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस आप किस तरह से काम कर रहे हैं, अप्रेजल, अप्रिसिएशन। तो जो अच्छा काम, लोगों को, एम्प्लॉइज को अप्रिसिएशन चाहिए। हर इंसान अपना तारीफ का भूखा है। दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको अपना तारीफ अच्छा नहीं लगता। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको अप्रिसिएशन अच्छा ना लगता हो। तो समय समय में एम्प्लॉइज का जो परफॉर्मेंस है उस परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना, कैसा ये काम कर रहा है, और उसके परफॉर्मेंस के आधार पे उसको अप्रिशिएट करना। अप्रिशिएट का मतलब क्या, हाँ भैया अच्छा काम किया, ताली बजाओ, ऐसा नहीं। वो अप्रिशिएशन कुछ नहीं होगा। अप्रिशिएशन में उसको इंसेंटिव देना, चलो तुम इतना अच्छा काम किया, इस साल तुमको इतना अच्छा बोनस मिलेगा, तुम इतना अच्छा काम किया, यू आर सब एम्प्लॉइज के सामने में उसे ट्रॉफी दिया, अच्छा काम किया, रिवॉर्ड के तौर पे तुमको नेक्स्ट ईयर प्रमोशन मिल रहा है। तो जब ऐसा होता है तो एम्प्लॉइज भी मोटिवेटेड रहते हैं काम करने के लिए। समझ में आ रहा है?
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत है? बढ़िया समझ में आ रहा है? नेक्स्ट होता है प्रमोशन एंड ट्रांसफर। इसी से लिंक्ड है, 5 नंबर पॉइंट से लिंक्ड है प्रमोशन, क्योंकि प्रमोशन भी उसका परफॉर्मेंस के आधार पे होगा। प्रमोशन भी एक तरह का अप्रिसिएशन है एम्प्लॉयज के लिए। जो एम्प्लॉयज अच्छा काम करते हैं उनको अप्रिसिएशन दिया जाता है प्रमोशन के रूप में। ट्रांसफर क्या हुआ? मान लीजिए किसी ब्रांच में, किसी दूसरा जगह में ऑर्गेनाइजेशन का कोई आदमी रिटायर कर गया, छोड़ के चला गया, तो एक ऑर्गेनाइजेशन, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच, जैसे मैंने कहा अब दुर्गापुर ब्रांच में जॉर्ज एकेडमी के टीचर छोड़ के चला गया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? टेम्पोररी आसनसोल ब्रांच से हम लोग दुर्गापुर ब्रांच में टीचर भेज दिए, ट्रांसफर करवा दिए, ताकि प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरह से होता है, राइट। ये भी सारा काम किसका है? ये सब भी देख रेख किसका देख रेख है? सब ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का देख रेख है। नेक्स्ट, वेजेस एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन। किस व्यक्ति को कितना वेजेस मिलेगा, सैलरी मिलेगा? एक चीज बता दें आपको, वेजेस और सैलरी के बीच में डिफरेंस। बेसिकली इंडिया में वेजेस हम लोग उसको देते हैं जिनका शारीरिक इन्वॉल्वमेंट, काम में फिजिकल इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है, मजदूरी जिसको हम लोग बोलते हैं, और सैलरी उनको दिया जाता है बेसिकली जिनका मेंटल एफर्ट ज्यादा होता है। करेक्ट? ये चीज याद रखना ऑर्गेनाइजेशन। तो वेजेस, तो कौन सा मजदूर को, कौन सा एम्प्लॉय को उसकी क्वालिफिकेशन के आधार पे, उसका काम के, वो जो जॉब रोल परफॉर्म करेगा उसके आधार पे उसको कितना सैलरी मिलना चाहिए, उसका रेम्यूनरेशन कितना होना चाहिए, ये सब एचआर। क्योंकि अगर आप गलत, किसी को अगर आप कम दोगे तो वो नाराज होगा, डिमोटिवेटेड रहेगा, ज्यादा दे दोगे तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए नुकसान है। तो आपको ये चीज देखना है कितना देना है कि आपका एम्प्लॉय एक्सप्लॉइट ना हो, एम्प्लॉय भी खुश। इट हैज टू बी अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द एम्प्लॉयज एंड ऑर्गेनाइजेशन, द एम्प्लॉयर। करेक्ट? समझ में आया कि नहीं आया? सो इट हैज टू, एंड दिस टाइप ऑफ डिसीजंस are taken by human resource department. And the last function are the employee benefit and services. So apart from the wages and salaries, there are also other benefits which are given to the employee. जैसे for example, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो अपने एम्प्लॉयज के लिए फ्लैट्स, रहने का भी प्रबंध करते हैं, है ना। हाई एग्जीक्यूटिव क्लास के लोगों को तो गाड़ियां भी मिलती हैं, उनको कार्स वगैरह मिलता है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, बच्चों का एजुकेशन अलाउंस, फैमिली का मेडिकल इंश्योरेंस। तो ये सैलरी वेजेस के अलावा जो अलग बेनिफिट्स मिलता है, उसके अलावा और भी अलग अलग प्रकार के बेनिफिट है। एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड होता है और भी बहुत तरह का होता है, जो हम लोग उसको इंटेंजिबल बेनिफिट्स भी बोल सकते हैं, राइट। तो ये सब भी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के अंदर में ही आता है। तो बेसिकली तुम देखोगे मुद्दा एक ही है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो इंसान काम कर रहे हैं उनसे जुड़ा कुछ भी काम है तो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट परफॉर्म करेगा। क्लियर? इज देयर एनी पॉइंट which I have missed and which is there in your commercial studies में? अगर ये तो कमर्शियल एप्लीकेशन वाला तो हम कर लिए, कमर्शियल स्टडीज में ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में कुछ ऐसा पॉइंट है? इंटीग्रेशन एक है, मेंटेनेंस, कंपनसेशन तो तुम्हारा इसमें आ जा रहा है, ठीक है। सो कुछ पॉइंट्स है जो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, जो कमर्शियल स्टडीज में लिखा हुआ है उनके बुक में है। एक है इंटीग्रेशन, कंपनसेशन तो हम लोग देख लिया, बोला वही वेजेस सैलरीज बोला था। रिकॉर्ड्स एंड रिसर्च, और ओके मेंटेनेंस, रिलेशंस, और हो गया वो कंपनसेशन
कॉम्पोजिशन मतलब वो सैलरी वेजेस वगैरह था, हो गया, वो भी देख लिए हम लोग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है, टैलेंट मैनेजमेंट वही है तुम्हारा। टैलेंट मैनेजमेंट में तुम्हारा वही आएगा, परफॉर्मेंस अप्रेजल वगैरह सब है। ये देख लेते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी होता है, ये इंश्योर करना कि ह्यूमन रिसोर्स जो लोग वहां पे काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनका गोल, उनका ऑब्जेक्टिव और ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव दोनों आपस में एक होना चाहिए, इंटीग्रेट होना चाहिए। सो व्हेन वी talk about the integration, it means integration of individual's goal, individual's objective with the goal of the organization. Organization का objective और इसका objective दोनों क्या होना चाहिए, तब दोनों एक साथ। अगर हम अपना ही फायदा के लिए काम कर रहे, ऑर्गेनाइजेशन भी अपना ही फायदा के लिए हमको यूज कर रहा, तो नहीं होगा। It has to be an integration of both objectives. That is integration we're talking about. Records and research, हर एम्प्लॉय को प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना, राइट, उसका जन्म पत्री रखना, रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, वो भी HR, उसका अटेंडेंस रिकॉर्ड, लीव रिकॉर्ड, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ये सब चीज का रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, ये भी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के अंदर में आता है। मेंटेनेंस, तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे मेंटेनेंस का, तो हम तो तुमको पहले ही ये चीज हम बताए थे, इफ यू रिमेंबर, मैंने कहा था जैसे हम लोग घर में हम लोग बाकी सारे एसेट्स का मेंटेनेंस करते हैं, उसी तरह से हमें अपने ह्यूमन रिसोर्स का भी मेंटेनेंस कैसे मेंटेन करेंगे हम लोग अपने एम्प्लॉयज को। यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल मेंटेनेंस में हुआ, एक अच्छा वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करना, सेफ वर्किंग कंडीशन होना चाहिए, हाइजीन वर्किंग कंडीशन होना चाहिए, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन में एक हाइजीन, साफ पीने का पानी हो, खाने का व्यवस्था हो, है ना, समझ में आ रहा है, साफ सुथरा कंडीशन हो, वॉशरूम साफ सुथरा हो। बिकॉज ये आज आप स्कूल्स में रहते हैं, अगर आप 5 घंटा स्कूल में बिताते हैं, अगर आपका स्कूल का एम्बियंस गंदा है, आपकी वॉशरूम गंदा है, आपका कैंटीन में गंदा खाना मिल रहा है, आपको साफ पीने का पानी नहीं मिल रहा, आप जिस डेस्क में बैठते हैं वो उसमें धूल है, जिस क्लासरूम में पढ़ते हैं वो क्लासरूम गंदा है, तो क्या उस वातावरण में आपको मन करेगा पढ़ने का? जिस तरह से आपको अच्छा वातावरण चाहिए, उसी तरह से ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन बीइंग्स को भी अपने काम करने का जो जगह है वो अच्छा, सेफ, हेल्दी, हाइजीन एनवायरनमेंट होगा, तो ही जाके ह्यूमन रिसोर्स की मेंटेनेंस होगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? समझ में आया? बाद बाकी पॉइंट्स जो कमेंट पॉइंट्स थे, रिलेशंस इंपॉर्टेंट है। अगेन ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का ये काम होता है कि एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर, मतलब ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉय का बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करे, स्पेशली उस ऑर्गेनाइजेशन में जहां पे यूनियंस होते हैं, वर्कर का यूनियन होते हैं, तो वर्कर्स के जो ट्रेड यूनियंस होते हैं, यूनियन का और मालिक का, एम्प्लॉयर्स के साथ एक अच्छा रिश्ता बना के रखें। अगर रिलेशनशिप ही अच्छा नहीं होगा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में, एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन में, तो एम्प्लॉय फिर मन लगा के काम भी नहीं करेगा। समझ में आया? एंड देन इट्स कम्स टैलेंट मैनेजमेंट। यू नीड टू नो कौन बंदा टैलेंटेड है। कोई साला चापलूसी कर रहा है तुम्हारा, तुम उसको आगे बढ़ा देगा तो नहीं होगा। जो टैलेंटेड लोग हैं उसको ड्यू रिस्पेक्ट मिले और उसको प्रॉपर स्थान मिले ऑर्गेनाइजेशन में। नए नए टैलेंट्स का खोज करना, जिसके अंदर में टैलेंट है उसका टैलेंट को अपस्किलिंग करना, ये सब ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। सो दे वास्ट है। ये तो हम लोग कुछ कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के, इससे आगे भी जाके बहुत काम होता है। सो एनीवेज, तो समझ में आया चैप्टर बढ़िया से? कोई दिक्कत है? पक्का? तो अभी हम तुम लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि अभी हम जो भी पढ़ाए हैं तुम लोग वो सारे पॉइंट्स को अपने बुक्स में रीड करो।